हाय फ्रेंड्स। एक बात तो है, प्यार बहुत करते हो मुझसे तुम लोग। ताने दे दे के ना मुझे मार दिया बहुतों ने। यार स्टील स्टील स्टील, यार चलो शुरू कर देते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, बकवास है। अगर आपको आता है थोड़ा बहुत स्टील तो ना देखिए इस वीडियो को। अगर कुछ भी नहीं आता, अपने आप को अगर जीरो मानते हो स्टील में, तो इस वीडियो को देखे बिना अगला वीडियो देखना भी मत। तो ये वीडियो बकवास है उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। ये वीडियो उनके लिए मैंडेटरी है जिनको कुछ नहीं आता। तो भैया, किसी चीज को सीखना है तो कुछ नहीं आता, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यानी अगर प्यासे रहोगे तो पीने को कुछ मिल जाएगा, अगर मूर्ख रहोगे तो कोई ना कोई कुछ तुम्हें समझा देगा। तो ये ज्यादा बेहतर है कि अपने आप को ये मान लो कि कुछ नहीं आता। तो अच्छा है, देख लो इस वीडियो को। देखो, अब है स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होता है। किताब में पढ़ लेना। देख भैया, मेरे वीडियो क्लास देख के कुछ होने वाला नहीं है। किताबें तो पढ़नी पड़ेगी, बट ये क्लास देखने के बाद किताब ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होता है? स्टील स्ट्रक्चर्स वही होता है जब हम कहीं जाते हैं, रास्ते में कोई फ्लाईओवर दिखता है जिसमें स्टील के सेक्शंस लगे होते हैं, स्टील के मेंबर जो कि स्टील का बना होता है, वो स्टील स्ट्रक्चर है। हमारे डे टू डे लाइफ में जब भी हम बाहर भीतर कहीं आते जाते हैं तो कितने सारे बहुत सारे स्टील स्ट्रक्चर्स से हमें पाला पड़ता है। और सबसे कॉमन उदाहरण है स्टील स्ट्रक्चर का रेलवे ओवरब्रिज, जो कि हर स्टेशन के ऊपर होता है, जो कि रेलवे लाइन को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बनाया गया होता है। वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्टील स्ट्रक्चर का। तो अगर आपको कहीं स्टील स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है तो कृपया रेलवे स्टेशन जाइए और वहां जरूर कोई ना कोई स्ट्रक्चर, इवन की जो प्लेटफॉर्म की सेट होती है वो भी एक स्टील स्ट्रक्चर ही होता है। तो आपको आसानी से स्टील स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब क्या है, स्टील स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्टील स्ट्रक्चर बनता किन चीजों से है। तो जो एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है कई सारे स्टील के मेंबर को मिला के बना होता है, कई सारे स्टील के मेंबर को मिला के बना होता है। यानी स्टील जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली कैसे बनती है? फैमिली बनती है उसके मेंबर्स को मिला के। एक फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, उसी तरह एक स्ट्रक्चर में कई सारे उसके स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। तो कई सारे मेंबर्स को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है। तो असेंबली ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है कि जब भी हम उस स्ट्रक्चर पे कोई लोड लगाएंगे तो उस लोड को वो लगाएंगे तो वो जो डिफॉर्मेशन होगा उसको रेजिस्ट करेगा। तो ये सब किताबी फंडे हैं, वो किताब में जाके जरूर पढ़ लेना। हाँ, अब देखो, जब हम किसी इंसान के फैमिली की बात करें तो उस फैमिली के मेंबर की बात करेंगे। अगर उस फैमिली के मेंबर्स के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम उस फैमिली के बारे में जानते हैं। उसी तरह अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर उस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना है तो उसके स्ट्रक्चरल मेंबर्स के बारे में हमें अच्छी तरह क्या पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चाहे हम किसी बने हुए स्ट्रक्चर को समझना चाहें या हम कोई नया स्ट्रक्चर बनाना चाहें, तो हमें जरूरत किस चीज की होगी? स्ट्रक्चरल मेंबर की। तो स्टील में जो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है वो ऑन साइट नहीं बनाया जा सकता। जनरली स्ट्रक्चरल मेंबर जो है अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो जो जो मेंबर्स अवेलेबल हैं हम उनका इस्तेमाल करके कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ये एक इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर इस्तेमाल करता है किसी स्ट्रक्चर को बनाने में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि एक फ्लाईओवर बनाना है। अब फ्लाईओवर बनाने में बीम की जरूरत होगी। अब एक इंजीनियर उस बीम में जो स्ट्रक्चरल मेंबर का यूज करेगा वो आई सेक्शन का यूज करेगा। इंजीनियर बी उसी बीम को बनाने के लिए चैनल का इस्तेमाल कर सकता है, और कोई तीसरा इंजीनियर उसी बीम को बनाने के लिए कोई प्लेट गर्डर या फैब्रिकेटेड मेंबर का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इंजीनियर के ऊपर है कि कोई वो जब डिजाइन कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो कौन कौन से स्ट्रक्चरल मेंबर्स का इस्तेमाल करता है। तो हमारा पहला टास्क क्या होगा? क्योंकि हम स्टील स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, स्टील डिजाइन करना चाहते हैं, ब्रिज बनाना चाहते हैं, पुल बनाना चाहते हैं और क्या क्या बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चरल मेंबर के बारे में जानना होगा। और कौन कौन से, इसमें दो पार्ट है। पहला
तो कितने तरह के स्ट्रक्चरल मेंबर अवेलेबल हैं और क्या क्या स्ट्रक्चरल मेंबर हम फैब्रिकेट करके बना सकते हैं ऑन साइट। तो जो हम बना सकेंगे वो बाद में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो मेंबर रेडिली अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल करके हम जनरली स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, वो कौन कौन से मेंबर हैं, मैं सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल मेंबर है वो है, मान लेता हूँ कि ये है पाइप। और पाइप को दिखाने के लिए हम लोग सेक्शन जो दिखाते हैं वो इस तरह से दिखाते हैं, इसको कहेंगे पाइप सेक्शन। चलिए मैं थोड़ा ज्यादा बुद्धू मान लेता हूं आप लोगों को। मेरे पास पाइप है, देखिए ये क्या है, ये एक पाइप से बना है, इसको ध्यान से देखिए, एक पाइप से बना है। अगर हम इसको बीच से ऐसे काट दें और काट के ऐसे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा गोल दिखेगा। तो जब भी कोई स्ट्रक्चरल मेंबर को हम परपेंडिकुलरली ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर उसको काटते हैं और काट के ऐसे देखते हैं तो जो शेप दिखता है उसी को हम सेक्शन कहते हैं, या उसको डिनोट करने का वो तरीका है। जैसे अगर कोई सेक्शन को हम बीच से काट दें और काटने के बाद वो ऐसा दिखे तो इसे कहेंगे स्क्वायर ट्यूब। अगर बीच में हॉलो है तो, और अगर बीच में पूरा सॉलिड है तो इसको कहेंगे स्क्वायर बार सेक्शन। उसी तरह अगर ये हॉलो है तो पाइप सेक्शन, और अगर पूरा फिल्ड है तो इसको कहेंगे राउंड बार। तो ये दो बेसिक स्ट्रक्चरल मेंबर था जो कि इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद तीसरा होता है फ्लैट, वो इस तरह का सेक्शन सॉलिड सेक्शन होता है। मैं अगर हैच करूं इसका मतलब है वो सॉलिड है, तो इसको कहते हैं फ्लैट। रेक्टेंगुलर फ्लैट या बार भी कह सकते हैं। बार की लंबाई चौड़ाई कंपेरेबल होती है, फ्लैट की जो चौड़ाई होती है उसके थिकनेस से काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसको भी बार कह सकते हैं। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि जनरली यूज होता है वो है आई सेक्शन। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि अगर हम वो मेंबर को बीच से काट के अगर ऐसे देखें और वो अगर आई शेप का दिखता है तो उसको कहते हैं आई सेक्शन। आई सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई सेक्शन हो गया, और उसके बाद आता है सी सेक्शन या चैनल, इसको कहते हैं चैनल सेक्शन। आईएस कोड में आई सेक्शन को कई तरह के आई सेक्शन आते हैं, कई तरह के चैनल आते हैं। उसके बाद जो अगला है वो होता है एंगल, इस तरह से दिखता है एंगल सेक्शन। अब एंगल भी क्या होता है, दो तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है कि एंगल के जो दोनों लेग हैं वो इस तरह से होगा, ये पूरा सॉलिड होता है, ये लेग और ये लेग, इसका एक लेग हुआ दूसरा लेग हुआ, अगर दोनों बराबर हैं तो इक्वल एंगल सेक्शन इसको कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज एंगल सेक्शन तो उसके ए और ये बी होंगे, वो डिफरेंट होंगे, वो डिफाइंड होंगे। तो ये हो गया एंगल सेक्शन। और अगला सेक्शन होता है डी सेक्शन, वो इस शेप का होता है, इसको कहते हैं डी सेक्शन। मेरे हिसाब से मैंने मोटा मोटा सब सेक्शन जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो मैंने आपको बता दिया। इस एक्चुअली जब भी कोई स्ट्रक्चरल मेंबर फेल कैसे होता है, फेल होने के 3-4 बेसिक फेनोमेना है। पहला है शेयर, दूसरा है मूवमेंट, तीसरा है टॉर्सन। तो शेयर, मूवमेंट और टॉर्सन को रजिस्ट करने के लिए जो सबसे बेटर शेप होता है वो इस तरह के शेप्स होते हैं। तो इंजीनियर्स ने अपने प्रैक्टिस के बाद जब वो डिजाइन करने लगे तो उन्हें लगा कि यार अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है तो मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए इस तरह का सेक्शन अच्छा होगा, अगर टॉर्सन ज्यादा आ रहा है तो इस तरह का मेंबर अच्छा होगा, शेयर आ रहा है तो इस तरह का मेंबर अच्छा होगा। तो इस तरह से वो उन्होंने एक्सपीरियंस के बाद उन्हें लगा कि इस तरह के सेक्शंस अगर रेडिली अवेलेबल हो तो कई तरह के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना, उनको बनाना काफी आसान हो सकता है। इसीलिए, और वो डिपेंड, जैसे मूवमेंट है तो मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर क्या होता है, वो होता है सेक्शन मॉडुलस। तो अगर किसी सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मूवमेंट को रजिस्ट कर सकेगा।
मोमेंट को रजिस्ट करना है, यानी उस पर लगने वाले मोमेंट को रजिस्ट करना है, यानी उसको उससे अपने आप को टूटने से बचा लेना। जैसे अगर ये स्ट्रक्चरल मेंबर है, अगर इसमें मोमेंट लगाया, अगर ये टूट गया तो ये रजिस्ट नहीं कर पाया, इसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस काफी कम है। लेकिन जितना मोमेंट इसमें लगा, अगर इसको इसने रजिस्ट कर लिया, यानी इसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, और जो लोड इस पे लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, उसको आसानी से रजिस्ट कर पा रहा है। तो स्ट्रक्चरल मेंबर सेफ तभी रहेगा जब उस पे आने वाले सारे लोड्स जो हैं उनको सारे के सारे मेंबर रजिस्ट कर पाए। अगर एक भी मेंबर फेल होगा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो अगर मूवमेंट में रजिस्ट करना है तो उसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होना चाहिए, और सेक्शन मॉडुलस रिलेटेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो जो हम ऐसा सेक्शन बनाना की कोशिश करते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस सेक्शन का निकालें इस एक्सिस के अबाउट, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है सेक्शन से दूर हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसीलिए आई सेक्शन जो होता है उसमें जो उसके मटेरियल्स होते हैं वो उसके सेंटर से काफी दूर होते हैं ज्यादातर मटेरियल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। जबकि वेट जो होता है, जो कि कॉस्ट किस हिसाब से हम पे करते हैं वेट के हिसाब से। स्टील में जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो कम वेट में ज्यादा बेहतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले उसके लिए आई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, टी सेक्शन भी है। तो किस तरह का मोमेंट आ रहा है, कैसा आ रहा है, मोमेंट भी है, शेयर भी है, कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा सेक्शन होगा, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको समझ में आएगा जब आप डिजाइन करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये चीजें जानना जरूरी थी, और ये आपको एक बेस बनाएगा कि कौन कौन से सेक्शंस को, अब इन्हीं सेक्शंस को जोड़ जोड़ के हम तरह तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब उन स्ट्रक्चर्स का एक एक मेंबर को डिजाइन करना हम सीखेंगे आने वाले क्लासेस में, तब हम जाके एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन और एंगल सेक्शन का, ताकि आप जब कैलकुलेशन करें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ये सब बहुत बेसिक है, बुक्स तो जरूर देखते रहना होगा, बुक्स को कभी छोड़ना नहीं है, बुक्स हमेशा पढ़ते रहना है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आई सेक्शन है, इस तरह का होगा सेक्शन। तो आई सेक्शन का जो इन टू एंड वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है। और ये जो चौड़ाई होती है इसको कहते हैं विड्थ, ठीक है। और ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं फ्लेंज। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फ्लेंज। आई के नीचे वाला जो होता है, ये दोनों फ्लेंज हो गए, और इसको कहते हैं वेब। तो आई सेक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्लेंज, एक आई सेक्शन में दो फ्लेंज होते हैं और एक वेब होता है। और इसको कहते हैं TW यानी थिकनेस ऑफ वेब, और इसको कहते हैं TF यानी थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो ये जनरल नोटेशंस हैं जो हम लोग जनरली डिजाइन कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देना चाहता हूँ ताकि आपको कहीं ये सब दिखे तो अनजाना ना लगे। उसी तरह अगर कोई चैनल सेक्शन है, चैनल या सी सेक्शन भी कई बार कहते हैं इसको, इस तरह का शेप आता है। अगर आप इस सेक्शन के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं तो SP6 देखिए, हैंड बुक ऑफ स्टील स्ट्रक्चर SP6, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। उसमें सारे इंडिया में जो भी आई सेक्शन, एंगल सेक्शन अवेलेबल हैं उसके सारे प्रॉपर्टीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थिकनेस, डेप्थ, फ्लेंज विड्थ सब कुछ दिया हुआ है। तो वो सब आप उसमें देख सकते हैं। तो ये अगर कोई चैनल है, ये अगर कोई चैनल सेक्शन है तो इसका इंटू इंटू डिस्टेंस होगा, ये होगा डेप्थ, ये हो जाएगा विड्थ, ठीक है। और इसमें इसको कहते हैं फ्लेंज, ये थोड़ा मोटा होता है, इसको कहते हैं फ्लेंज, और इसको कहते हैं वेब, ये पतला होता है जनरली। तो ये हो गया चैनल सेक्शन की प्रॉपर्टी। उसी तरह टी सेक्शन होगा, तो टी सेक्शन में सिर्फ एक फ्लेंज होता है, ये फ्लेंज हो गया, ये वेब हो गया, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस टी है, ये हो गया W विड्थ। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। अगर कोई पाइप है तो जो यानी हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, तो इसमें आउटर डाया दिया रहेगा D और थिकनेस दिया रहेगा, थिकनेस
कुछ भी टी दिया रहेगा तो उससे इसकी प्रॉपर्टीज निकाली जा सकती है। तो वो उसका एक प्रॉपर्टीज होता है। और अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड बार है, साउंड बार है, तो इसका डाया दिया रहेगा, ये होता है इसका डाया। ये अगर कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ट्यूब है तो इसका ये डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ दिया रहेगा और इसका थिकनेस दिया रहेगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टील स्ट्रक्चर के ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक जो चीजें मैंने ऑरा आपके दिमाग में पैदा कर पाया, ये आपको काफी हेल्प करेगा जब आप स्टील स्ट्रक्चर में फर्दर चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो प्लीज आप थोड़ा सा किताब उलटिए, अगर आप एकदम फ्रेश हैं और आपको स्टील स्ट्रक्चर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप किताब उलट के इंट्रोडक्शन और पहले चैप्टर से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसका आगे का पार्ट है, कुछ कनेक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा और हो सकेगा तो एक डिजाइन करने की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या कितना कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली इसको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो सब्सक्राइबर बटन के बगल में घंटा है, उसको दबा दीजिए। वो घंटा दबाने से जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको तुरंत पता चलेगा, तो आप आराम से आसानी से देख सकते हैं, कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।